नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, प्रेगनेंसी में जो भी सारे कुछ सिम्टम्स कहिए या गर्भिणी उपद्रव के रूप में, गर्भिणी व्याधि के रूप में आयुर्वेद में उसका उल्लेख किया है। आयुर्वेद में इस प्रकार से आचार्यों ने गर्भिणी व्याधि, एक्चुअली गर्भिणी व्याधि को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी अलग अलग जो भी कंडीशंस होते हैं, गर्भिणी अतिसार, गर्भिणी छर्दी, प्रीक्लैम्शिया, गर्भिणी हाइपरटेंशन, इन सभी के ऊपर हम लोग बार बार डिस्कशन करते ही है। बट जैसे कि आप सभी का एक ये था कि गर्भिणी में अलग अलग महीने में किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जो भी सारी परिचर्या आयुर्वेद के ग्रंथों में उल्लेखित है उन सभी का पालन करना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसके लिए हम लोग गर्भिणी मासानुमासिक वटी का भी प्रयोग करते हैं। गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गर्भिणी का आहार एवं विहार। आहार के बारे में तो मैंने हमेशा से बताया है, लाइक खास मैं जस्ट मैं बातें बताती हूँ कि गर्भिणी का आहार पूरे 9 मंथ तक कैसे होना चाहिए। इसके लिए आचार्य खास करके निर्देश देते हैं कि दुग्धजन्य पदार्थ यानी पनीर वगैरह ऐसे यहाँ पे नहीं है, तो केवल दूध का अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस के साथ दूध और फिर घृत और मक्खन, इन तीनों का बहुत ज्यादा हर महीने की आप मासानुमासिक जो आहार परिचर्या बताइए ना, उसको अगर देखिएगा तो उसमें खास करके उन्होंने हर महीने में दूध का पान, दूध को जीवनीय गण के द्रव्यों के साथ, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, बला है, काकुली है, विदारी गंध है, ऐसे सभी द्रव्यों के साथ दूध को हमें पकाना है या उसका क्षीरपाक बनाना है। इसी क्षीरपाक को हम लोग पूरे 9 मंथ तक ले सकते हैं या उसको ही लेना है। गर्भिणी परिचर्या में आयुर्वेद में मधुर जीवनीय शीत गुणों के द्रव्यों का सेवन करना, यही खास परिचर्या बताई है। जैसे अलग अलग द्रव्य अलग अलग महीने में, यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जो महीने में, जिस महीने में जो अवयव, जैसे कि षष्ठे बुद्धि ही, तो बुद्धि का विकास होता है, तो उस महीने में क्या खान पान होना चाहिए। थोड़ा सा एक्चुअली घृत दूध इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग इसमें एड ऑन कर सकते हैं कि जो भी बुद्धि के लिए उपयुक्त जो सारे हर्ब्स है, ड्रग्स है, उनका इंक्लूड हम लोग इस महीने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परिचर्या का पालन करना तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका पालन करे ही करे। विहार के बारे में भी सामान्य तौर पर जो है कि बहुत ज्यादा एग्जेशन नहीं करना है। चिंता, क्रोध, शोक, तनाव और जो गर्भिणी का जो परिचर्या के साथ साथ जो गर्भ संभव सामग्री है, ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इसमें हमने देखा कि प्रकृति निर्मापक भावों में भी यही सारे भाव आते हैं। इसमें माता का आहार, और एक बात और इम्पोर्टेंट है, पिता का विहार और आहार। पिता का आहार तो बस शुक्र और शोणित संयोग तक ही सीमित रह जाएगा, यानी गर्भस्थापना के बाद पिता का माता के प्रति व्यवहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ माता की मानसिक स्थिति निर्धारित होती है। मानसिक स्थिति डिपेंड करती है, जितना आपके घर वालों का, जितना पति का सपोर्ट हो, उतनी गर्भिणी स्त्री ज्यादा निश्चित और उसके जो ग्रोथ होगी पूरे 9 मंथ की वो अच्छी होती है। तो बाहर के देशों में तो इसके लिए जैसे मतलब पितृ जो लीव है, यानी फादर को भी लीव मिलती है। अभी हमारे देश में इतना वो सिस्टम नहीं आया है कि पिता को भी लीव मिले डिलीवरी के समय के लिए, बट तो ये भी बातें जरूरी है। तो जैसे प्रेगनेंसी में हर महीने में किस प्रकार के, पहले महीने में हमने अगर देखा तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो कुछ महिलाओं में सर्दी, एनोरेक्सिया और जी मचलाना, वोमिटिंग वगैरह लक्षण दिखते हैं, तो गर्भिणी सर्दी इसको हम लोग कहते हैं। बट जैसे कि आज का हमारा विषय है कि स्पॉटिंग, तो स्पॉटिंग, गर्भस्राव, गर्भपात, तो कई बारी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आपके पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसको मिसकैरेजेस हुए हैं और उसका गर्भ स्थिर नहीं रहता है या बीच में ही एबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसा है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कुछ इन्वेस्टिगेशन, जैसे टॉर्च है, इसको देखिएगा, और लाइक बाकी सारा भी पूरा इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। और अगर ऐसे कुछ इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल जाती है तो पूरा 6 महीने हम लोग गैप देंगे। इसके दौरान शोधन चिकित्सा और फिर गर्भ को स्थापना करने के लिए गर्भाशय का बल बढ़ाना, टोन बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो रिपीटेड अबॉर्शन की पेशेंट में हिस्ट्री है तो ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत है। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, ज्यादातर ये देखा गया है कि अबॉर्शन जो है पहले 3 महीने में या 12 वीक्स में होने की संभावना अधिक ज्यादा होती है। तो अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री की मतलब वहां पे हिस्ट्री नहीं है और फिर भी अचानक से भी हो सकता है। एल्डरली प्राइमी है,
कुछ सेकेंडरी टाइप का उसमें कुछ है, लाइक एज ये भी माइंड करेगा, और कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है, तो वहां पर हमें ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत होती है। तो अचानक से किसी स्त्री में, गर्भिणी स्त्री में स्पॉटिंग होती है, कुछ ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो हमें वहां पर क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, कुछ स्पॉटिंग हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि विश्रांति, आराम, जो भी अगर वो वर्किंग है तो उसको छुट्टी लेकर आराम करने को लगाइएगा, विश्रांति। तो इसका हेतु कहीं ना कहीं तो वो गर्भ का जो एक पोजीशन है उसको लेकर है, या ज्यादा कुछ उसको तनाव है, ज्यादा उसने एक्सर्शन किया है, कुछ हार्मोन्स बदल गए हैं, ऐसे भी सारे हेतु वहां पर मिल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमें करना है कि जहां पर भी हमें ऐसी स्पॉटिंग या स्त्राव लक्षण दिखता है, सबसे पहले तो विश्रांति हम लोग कराएंगे। और जैसे कई बार ऐसे होता है कि केवल एक दिन में एक आध दो बार स्पॉटिंग हो जाता है और फिर कुछ नहीं होता। मैंने कई सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें पूरी 9 मंथ्स तक स्पॉटिंग होती है, हो सकती है। और कई बार स्पॉटिंग तो होती है, एक थोड़ा सा मतलब कई बार ब्लीडिंग भी होता है, बट इसके साथ फीटल ग्रोथ अच्छी होती है, और कई बार ये नॉर्मल भी हो सकता है। फर्स्ट टाइमिस्टर में ब्लीडिंग होना, स्पॉट होना, ये सामान्य बातें मानी जाती है। जैसे हार्मोन्स के बदलते और खान पान, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार, एक्सर्शन, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे विश्रांति करवाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि कंसल्ट करना और सोनोग्राफी करवा लेना कि क्या है पोजीशन और किस प्रकार से हो रहा है। अगर मिसकैरेज है, गर्भस्राव है, गर्भपात है, तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेगी और वो होकर ही रहेगा। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से? तो मुझे लगता है आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग गर्भ स्थापना या यहाँ पर जो भी, जैसे कि रक्तस्राव का कारण पित्त का प्रकोप होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग रक्त पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा एवं गर्भ स्थापना एवं गर्भाशय का बल बढ़ाने वाली चिकित्सा इसमें हम लोग कर सकते हैं, या इसको हमें करना चाहिए। तो क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो जैसे कि क्षीरपाक है, सिद्ध दूध है, इसमें शतावरी, अश्वगंधा, सिद्ध दूध का प्रयोग हमें करना होगा, या इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद, जैसे आपने एक एक चम्मच ले लिया तो 1 गिलास दूध में इसको पकाइएगा, इसका अच्छे से क्षीरपाक बनाइएगा, और इसको हम लोग दे सकते हैं, जो कि गर्भ स्थापना के लिए, गर्भस्राव अगर हो रहा है, थोड़ी मात्रा में है, तो इसमें हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। कुछ भी और भी हर्ब्स में बताऊंगी कॉम्बिनेशन में जो अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि बला है। बला 10 ग्राम या 1 चम्मच आपने ले लिया, बला, शतावरी, अश्वगंधा, और इसमें हम लोगों को और ये भी डालना है अशोक और लोध्र। तो बला, शतावरी, अश्वगंधा, अशोक और लोध्र, इनको समान मात्रा में लेते, जैसे आपने एक टाइम के लिए दूध बनाना है, 1 गिलास का दूध बनाना है, तो ये सभी मिलाकर 1 चम्मच ले लीजिएगा, और इसको हम लोग अच्छे से पका देंगे या इसका क्षीरपाक करेंगे। और इस प्रकार से इसको, अगर आपको पाक नहीं करना है तो आप ऐसे ही सिंपल भी गर्म पानी के साथ या दूध में मिलाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन है, इसमें सारे जो भी द्रव्य है, अशोक है, लौद्र है, जो स्तंभन का भी काम करता है, तो जो भी स्पॉटिंग चल रही है उसके लिए हम लोग ये दे सकते हैं। दूसरा इसमें हम लोग जो है लाइक मुस्ता, मुस्ता, लौद्र और अशोक, इसका कंबाइन करके चूर्ण के रूप में भी हम लोग देते हैं। मुस्ता ये भी शीत कषाय स्तंभक है, और जो भी सारी पित्त शमन या पित्त प्रकोप हुआ है, तो पित्त का शमन करने के लिए कषाय गुण है, शीत गुण वाली है, तो इस प्रकार से इसका भी प्रयोग, मुस्ता, लौद्र, अशोक का चूर्ण कंबाइन करके इसको भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट कल्प है यहाँ पर, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है लज्जालु चूर्ण। लज्जालु चूर्ण आप दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, जैसे लज्जालु ये गर्भाशय का संकोच करता है, तो इसीलिए जहां पर भी हमें गर्भाशय का संकोच कराने की जरूरत है, वहां पर हम लोग लज्जालु चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लज्जालु का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको भी आप चूर्ण के रूप में दे सकते हैं। दूसरा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एज अ ड्रग कॉम्बिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, पित्त और रक्त का प्रकोप हमें कम करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पित्त शमन के लिए सूत शेखर रस दे सकते हैं, कामदुधा दे सकते हैं। सूत शेखर, कामदुधा, प्रवाल और मुक्ता, बस इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, और ये सेफ भी है। मैं जो सारे मेडिकेशंस बता रही हूँ, दे आर ऑल सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग स्पॉटिंग, तो वही हम लोगों को इंडिकेट करना है या वही यूज कर सकते हैं। प्रवाल पंचामृत, सूत शेखर, कामदुधा, ये मुक्ता, पिष्टी चूर्ण ये भी है। इसमें जैसे गर्भाशय को बल देने के लिए यहाँ पे चंद्रप्रभावटी जो एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है आयुर्वेद की तरफ से, हम लोग मूत्रवस्त्रोतस के विकारों में या कई सारे गर्भाशय विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। सो चंद्रप्रभावटी कैन बी गिवन। नेक्स्ट है यहाँ पर
शतावरी चूर्ण, केवल शतावरी चूर्ण, एक जैसे कि एक आध बार स्पॉटिंग हुई और बाद में कुछ नहीं हुआ, आपने आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, स्पॉटिंग बंद हो गया, तो यहाँ पर शतावरी चूर्ण मतलब बहुत माइल्ड स्पॉटिंग है। पहले 3 महीने में स्पॉटिंग है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि कई बार ये माइल्ड भी या नॉर्मल भी हो सकती है, कई बार मिसकैरेज हो ही जाता है। तो इस प्रकार से शतावरी चूर्ण आप 7वें महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शतावरी चूर्ण प्रेगनेंसी में लेना है नहीं लेना है, इसके लिए भी कुछ मतांतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि शतावरी ज्यादा ये डेवलप करती है, इट इज एस्ट्रोजेनिक, तो जैसे कि पहले कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हम लोग इसको ले सकते हैं, लेना चाहिए। बाद में जैसे 8वें 9वें महीने में इसको नहीं लेना है, और फिर डिलीवरी के बाद इसको हम लोग ले सकते हैं। दोनों अलग अलग मत प्रवाह है, कुछ लोग कंटिन्यू भी करा देते हैं इसमें शतावरी का जो लेना है वो। नेक्स्ट है इसमें जैसे पत्रांगासो। पत्रांगासो ये एक श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की अनुभूत दवा है। ना केवल पत्रांगासो बट अशोकारिष्ट और पत्रांगासो दोनों मिलाकर हम लोग देते हैं 10-10 ml की मात्रा में। दोनों को मिलाकर अगर गर्म पानी के साथ देते हैं तो ये भी अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ आपका जो मासानुमासिक वटी जो मिलती है रेडीमेड, वो भी आप जैसे जिस महीने में स्पॉटिंग हो रही है उस महीने के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं। इसका भी कोई ये नहीं। गर्भपाल रस, गर्भ विनोद रस, ये भी सारे कॉम्बिनेशन है जो गर्भस्थापना एवं ऐसे स्पॉटिंग के लिए भी काम करते हैं। इसमें आपको दूसरा एक है धन्वंतरी वटी भी दे सकते हैं। धन्वंतरी वटी भी टोन बढ़ाने के लिए अच्छा काम करती है, और लाइक रक्त पित्त की संप्राप्ति के लिए भी ये काम करती है। तो इस प्रकार से। और दूसरा एक है कदलीकंद रसायन। कदलीकंद रसायन, कदली हमें पता है कि वो शीत गुणधर्म वाली है, मधुर रस वाली है, तो जैसे हमारा उद्देश्य है यहाँ पे शीत और मधुर रस का उपयोग करना है, तो वो भी हम लोग इसमें यहाँ पे दे सकते हैं या इसको देना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात है जैसे लेग इलेवेशन करना, और खान पान में आप यवागु पिला दीजिएगा पेशेंट को। केवल खिचड़ी, मूंग दाल की और चावल को भूनकर खिचड़ी में भरपूर सारा घी डालिएगा। ऐसे जो यवागु बनती है उसमें, या फिर आप इसको ग्रुएल कहिएगा, ग्रुएल हम लोग देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पित्त का शमन हो जाएगा। इसमें घी भरपूर डालिएगा। पेशेंट को दूध भरपूर मात्रा में पीने को दीजिएगा। एनी टाइप ऑफ एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, चलना, बहुत ज्यादा कुछ काम करना, घरेलू भी काम अगर भी होता है तो भी वो, और फिर हाई स्पाइसी फूड कम करना, सेक्स अवॉइड करना, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट करना, ये सारा भी हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। तो रूटीनली मुझे लगता है हम यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से पित्त शामक, रक्त शामक एवं रक्त का प्रसादन करने वाली और पित्त प्रकोप कम कराने वाली सारी द्रव्यों का हर सा प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ परिचर्या का पालन करेंगे, तो जो गर्भस्राव या पात हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल में लाने में काफी मात्रा में सफल हो सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से जैसे आपने बताया कि हर महीने में स्पॉटिंग अगर हो रही होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यही सारा है जो बला, अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, क्रोंच, ऐसे सारे द्रव्य, चंदनासो है, चंदनासो दे सकते हैं, उशीर का चूर्ण भी दे सकते हैं जो कि पित्त का भी शमन करेगा। इसमें जैसे कि अगर 8वें महीने के बाद अगर आपको लगता है कि स्पॉटिंग हो रही, ब्लीडिंग हो रही है, बेड रेस्ट ही इसका टोटल सॉल्यूशन है मुझे लगता है। और फिर इसमें जैसे 8वें महीने में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार सूजन या इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इसमें सूजन कम कराने के लिए, क्लेद जो अधिक बन रहा है शरीर में, इसको कम कराने के लिए हम लोग गोक्षूर पुनर्नवा चूर्ण और गोक्षूर पुनर्नवा सिद्ध दूध का भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो जैसे मंथ वाइज जो सारे द्रव्य बताए गए हैं उसके साथ दूध बनाना, उसके साथ उसका सेवन करना, ये तो है ही। मतलब जो गर्भिणी परिचर्या में सारे द्रव्य जिस महीने में जो बताए हैं ना, तो वो तो सारे हमें सेवन करना ही है। और इसके साथ जैसे हम लोग डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में जो द्रव्य उपयोग में लाते हैं पित्त शमन करने वाले, विदारी कंद वगैरह, इसका प्रयोग करना मुझे लगता है ये है। एक और दूसरा कारण भी है, कई बार प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी ब्लीडिंग होती है। अगर 9वें महीने में पेशेंट है और 9वें महीने में स्पॉटिंग हो रही है और फिटल ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, वेट अच्छा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोगों को प्लान करना चाहिए सीजर के लिए। अगर क्योंकि बाकी आगे की रिस्क क्यों ले हम लोग, है ना। और मेरा ये अनुभव है, जैसे मैंने देखा है कि अगर हम लोग बेड रेस्ट करा देते हैं और ये सारा कुछ चालू कर देते हैं तो कई बार अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो रेस्ट ही इसके लिए है। रेस्ट इतनी मात्रा में करनी चाहिए कि जैसे कि पेशेंट के हाथ में खाने की थाली देना, इतने तक हम लोग बेड रेस्ट उससे करवा लेते हैं तो स्पॉटिंग जरूर कम होती है, जरूर इसमें हमें ये मिल जाता है। तो जो भी हेतु आपको मिले, कुछ
कारण मिले, जो भी ओवर एक्सर्शन वगैरह है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको हमें अवॉइड ही करना है। हेतु परिमार्जन तो बिल्कुल अच्छा है। दूसरा एक इसमें मैं बताऊंगी, स्त्री पोषक कैप्सूल करके आती है, वो भी हम लोग दे सकते हैं। स्त्री पोषक कैप्सूल में वही शतावरी अश्वगंधा जो मिसकैरेजेस के लिए अच्छी मानी गई है, इसमें अम्लकी है और अशोक की छाल है, अशोक है, लोद्र है। जैसे आप कंबाइन करके अपना खुद का मेडिकेशन भी दे सकते हैं। आपको रेडीमेड चाहिए तो स्त्री पोषक कैप्सूल है जो आप कंटिन्यू भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा और एक बात है, जैसे कि दशमूल या वातनाशक वटी भी मिल जाती है, तो दशमूल का भी हम लोग दशमूल का भी काढ़ा देते हैं, तो वातदोष का शमन कराने के लिए मुझे लगता है दशमूल भी अच्छे से काम करता है। तो वो भी हम लोग दशमूल चूर्ण के रूप में भी इसको दे सकते हैं। दशमूल आप जैसे दूध में पाउडर डालकर गर्म पानी के साथ भी इसका इंडिकेशन माना गया है, और इसको भी हम लोग दे सकते हैं। सो मुझे लगता है इस प्रकार से गर्भ स्पॉटिंग में डरने की बात नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कई बार होता है, कुछ पेशेंट में होता है। तो इम्पोर्टेंटली क्षार, लवण और पित्त प्रकोपक सारा जो भी खान पान है बदल दीजिएगा, और आप उसको पूरा प्रेगनेंसी डाइट प्लान करके दीजिएगा, जिसमें दूध, घृत, मक्खन, ताजा खाना और रेस्ट हो। और फिर आपको जैसे मैंने अभी बताया ये सारा भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। शीतली प्राणायाम, जैसे पेशेंट अगर कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो शीतली प्राणायाम करे आइएगा। शीतली प्राणायाम से पित्त का शमन करने के लिए मदद मिल जाती है, तो इसीलिए हम लोग शीतली प्राणायाम कर सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है यही सारा कुछ आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के लिए बन जाता है, या इसका ही हमें प्रयोग करना होता है अगर स्पॉटिंग है तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइमेस्टर में है तो ये यूजुअल है, तो तुरंत वेट टेस्ट करवाइएगा। और बाद में जैसे स्पॉटिंग कम हो जाती है तो भी हमें गर्भ का पोषण या गर्भ स्थापना वाले द्रव्यों के साथ ही उसका पूरी जो भी दिनचर्या होगी उस हिसाब से भी उसको करानी चाहिएगा। फ्लूइड लेवल मेंटेन रखिएगा, पेशेंट का बीपी और वाइटल्स ध्यान में रखिएगा, और प्रीवियस हिस्ट्री है तो जैसे मैंने बताया, और ज्यादा से ज्यादा टेक केयर करना, स्ट्रेस कम करना, ये सारी ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये मेरी तरफ से था। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते करते और कुछ बातें भी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। यस मैम। मैम थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ हाँ बताइए। और मैम ये पूछ रही थी, हाँ बताए, आप पूछिए, अभी आपको जैसे कुछ पूछना है ना हम लोग इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। हम शतावरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज कर सकते हैं? एक्चुअली मैम वही मैंने जैसे बताया ना, कुछ लोगों का ये कहना है कि शतावरी पहले कुछ 6 महीने देंगे, फिर 7वें 8वें 9वें महीने में नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे थोड़ा मतलब एक्चुअली तो इंडिकेटेड ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये एस्ट्रोजेनिक है तो इसीलिए उसको थोड़ा सा बाद में कम देंगे, पहले दे सकते हैं हम लोग। हर एक इसमें ही कुछ लोग मैंने देखा है ना, ज्यादा से ज्यादा तो कंटिन्यूली थ्रू आउट लेते ही है दूध के साथ शतावरी, ग्रैनुअल्स मिल जाते तो वो लेते ही है, ऐसे भी देखने में आया है। अभी जैसे हर एक का अपना अपना ये होता है ना, वैसे टाइप में मैं बताइए, और आप बताइए मैम। और फर्स्ट मंथ में कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा तो उसके लिए? हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मैम नेचुरल ही है। अभी अच्छा, मैंने आज यही सोचा था कि आज हम लोग केवल स्पॉटिंग के साथ चलते हैं, तो रोज एक डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि डाइट के ऊपर फाइबर डाइट और फेच गुलकंद खाने को लगाइए पेशेंट को। अभी इसमें भी गुलकंद दे सकते हैं, गुलकंद आप थ्रू आउट 9 मंथ्स दे सकते हैं, जो पित्त का भी शमन करता है। गुलकंद में जो भी गुलाब पंखुड़िया है ना, वो पेट साफ कराने में भी मदद करती है। सो गुलकंद इंडिकेटेड है। सॉफ्ट फाइबरेज डाइट, और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो हल्का सा अभी पत्ती का चूर्ण दे सकते हैं हम लोग 3 दिन के लिए। ऐसे कॉन्स्टिपेशन के साथ तो खाने में ही आप बदलाव लाइएगा, पतला खाना, दूध भरपूर खाने को लगाइएगा। तो दूध भी विरेचक है ना, सॉफ्ट विरेचक है, अनुलोमक है। तो मुझे लगता है कि दूध, घृत और खिचड़ी जैसे खाते हैं, चावल पकाए हुए अच्छे से, तो पेट साफ होने में बिल्कुल मदद हो जाती है। इसके लिए टैबलेट मेडिसिन नहीं लेना है, ये मेरा मानना है कि कोई भी मेडिसिन हम लोग नहीं देंगे प्रेगनेंसी के लिए। तो नेचुरली जितना हो सकता है उतना ही देंगे। बहुत ज्यादा जो तीव्र विरेचक द्रव्य है उसको भी हमें नहीं लेना है यहाँ पर, है ना। नेचुरल रेमेडीज के साथ ही चलेंगे। खान पान में ही बदलाव लाइएगा,
रूखा सूखा और बाहर का फ्रूट या जैसे प्रोसेस्ड फूड है, ब्रेड है, बेकरी के आइटम्स है, और जैसे वो खाना बनाती है तो उसमें भी वो ऑयल ज्यादा डाले, खाने को अच्छा पकाए, पकाए, कुक द फूड वेल, वेल कुकड फूड, और पानी का भी प्रयोग ज्यादा करे, वो पानी भरपूर पिए, गर्म पानी पिए। और एक है दूध के साथ घृत मिलाकर पी सकती है। गर्भिणी स्त्री में पूरी परिचर्या में दूध और घृत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी महिलाएं बोलती कि मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं घृत खाती ही नहीं, मुझे घी का बास आता है। तो ये सारी आदतें आपको बदलनी पड़ेगी, जो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी हो और अच्छे से वहां पे आपको ये मिल जाए। तो मैम जब फर्स्ट टाइम कौन सा बताया था आपने अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए? यस सर, डॉक्टर विकास। कौन सा चूर्ण बताया था कॉन्स्टिपेशन के लिए? अभी एक आपने बताया था शुरुआत में, एक अभिपत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अगर पेशेंट को तकलीफ है तो अभिपत्तिकर चूर्ण कैन बी गिवन। नेचुरली जितना हो सकता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम लोग कोई दवा नहीं देंगे प्रेगनेंसी में, बहुत कम देंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो ही देंगे, है ना। तो नेचुरल बहुत सारी फीमेल्स को जब एडवाइस करो ना कि मिल्क ज्यादा लेना है तो बोलती है कि मिल्क उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। आंवला ठंडा दूध चूर्ण तो दीजिए, digest क्या नहीं मैम, होता है। मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? बिकॉज दूध तो प्रेगनेंसी में लेना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, दूध का तो लाइक पोषण, शीत गुण है, मधुर है, जीवनीय है, तो मुझे लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूखा सूखा ना खाए वो, ये भी है। और तो मैम खजूर, ऐसा खजूर को मिल्क भिगोकर मैम, खजूर को भी खजूर या रेजिन्स मैं बताऊं, और आपको अगर कुछ अलग से चाहिए तो रेजिन्स को भिगोकर, काले मुनक्का, उसको पानी में भिगोकर उसका पानी पी सकती है, वो भी पेट साफ करने में मदद कर जाता है। प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को ज्यादा पित्त प्रकोप नहीं है तो उसको ताजा फ्रेश कर्ड दही खाने को लगाइएगा, बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, या छाछ भी पिए तो चलेगा, क्योंकि ये प्रोबायोटिक है ना, अच्छा ये होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ये कर सकते हैं। खजूर का मैंने देखा है, खजूर भी बेस्ट रहता है, लाइक वो भी अच्छे से ये करता है। और कोकोनट के बने व्यंजन खाए, वो भी अच्छा है, जो मतलब पेट साफ करने में, लाइक नारियल के गुण जो है ना, सॉफ्ट है। नमस्कार मैम। नमस्कार रेखा जी, बताइए। आप मैम शायद आपका समाधान नहीं हुआ है इसमें, मुझे लगता है। सो फाइबर इंटेक बढ़ाना, एक्टिविटी बढ़ाना, और ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर, रफेज फूड, और लाइट एक्सरसाइज भी करे, एकदम बैठे भी ना रहे पेशेंट, थोड़ा मूव ऑन करे तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा इसके लिए। और अगर बहुत ही ज्यादा लगे तो मैम फ्लैक्स सीड का भी आप पानी में भिगो कर दे सकती है, फ्लैक्स सीड को। और नारियल तेल, 1 चम्मच नारियल तेल पीने को लगाइए मैम। जी मैम। अगर बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत लगती है तो। जी मैम। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, मतलब बनाना खाइएगा, बनानास भी अच्छे हैं पेट साफ होने के लिए। और अगर मैंगो का सीजन है तो एक आध मैंगो भी खा सकती है वो, क्योंकि बस्ती वगैरह तो हमें देना नहीं है ना, लास्ट महीने में हमको बस्ती देना है, अभी तो नहीं दे सकते ना हम लोग इसमें। जी मैम। हाँ, और बताइए, पूछिए। मैम ये बोला था, जैसे मतलब अभी हमने, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि दूध, घी, मक्खन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब कफ बढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या करना है? जिसको ब्रेथलेसनेस इतनी है, अस्थमेटिक अटैक, तो उसमें मसाला दूध, प्रेगनेंसी के मसाला दूध, दूध मसाला मसाला। दूध। हाँ, उसमें हम लोग इलायची, केसर वगैरह डाल देते हैं ना, तो कफ भी रिलीव हो जाएगा। शुंठी सिद्ध दूध दीजिए मैम, बहुत अच्छा रहेगा उसमें, शुंठी जी डाल। मैम। हाँ, तो ये मतलब दूध तो इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे बोल रहे दूध से कफ बढ़ता है, वो तो ठीक है, लाइक बट फिर भी हम लोग उसको मसाला या उसमें ऐसे प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे ना कि जो लाइक कफ के लिए भी अच्छे होंगे। जी तो मैम। मुझे लगता है ये देना चाहिए, और थोड़ी मात्रा में मैम, जैसे अभी मुझे लगता है सपना जी का इतना समाधान नहीं हुआ है, उनको कुछ मेडिसिन चाहिए, सो त्रिफला, एक्चुअली त्रिफला भी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, है ना। और आप बताइए, आप क्या देती है?
और किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे भी लोग शेयर कर सकते हैं। पानी पीना, ये करना, वो तो सभी कुछ है, बट फिर भी कई बार आयरन टैबलेट चलती तो उसमें भी, उसके साथ भी ये होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट का वजन बढ़ जाता है तो उसमें भी होता है कई बार कॉन्स्टिपेशन। हल्का सा ही यूज करेंगे हम लोग, जो भी यूज करेंगे ना वो हल्का सा ही यूज करेंगे, सॉफ्ट वाला ही यूज करेंगे। इसके लिए खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी खा रहे ना वो। और अगर मैम जैसे पहले से ही कॉन्स्टिपेशन है तो मुझे लगता है गर्म पानी पीना, और एक है इसमें जैसे डेट्स है, खजूर है, रेजिन है, अंजीर भी है, फिक्स भी है, और पतला खाना जैसे सूप है, छाछ है, वो लेना भी जरूरी है। अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं, वो भी अच्छा सॉफ्ट वो ये करेगा। मैम जैसे खिचड़ी खा रही है उड़द वगैरह की, जैसे खिचड़ी होती है तो उसमें क्या तक्र दिया जा सकता है क्या उसे, खिचड़ी उड़द की खिचड़ी में तक्र? दे सकते हैं सर, तकरक दे सकते, ताजा वाला है तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे दही तो मना होता है उड़द के साथ, लेकिन तक्र दे सकते हैं ना मैम? सर ऐसा तो कुछ नहीं है उड़द के साथ, मतलब आप उड़द की खिचड़ी या उड़द के दाल ऐसे बोल रहे हैं? हाँ यस मैम। दे सकते सर, दिन के टाइम में देंगे तो ज्यादा बेहतर है, रात के टाइम में तो नहीं देंगे तक्र। एक्चुअली हम लोग दही तक्र रात के टाइम में नहीं सेवन करेंगे, दिन में ही सेवन करेंगे तो बेहतर रहता है ना वैसे। और फ्रेश दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें भी छाछ में भी आप उसकी स्वीट लस्सी भी दे सकते हैं, पोषण भी होगा स्वीट लस्सी से। और अगर जैसे एनारोक्सिया वगैरह रहता है तो उसमें कुछ धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर डाल देते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। हाँ आशा जी बताइए मैम। मैम कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमको कम्प्लीटली आयुर्वेदिक वे से ही करना है, जैसे ये मॉडर्न वाले देते हैं ना कैल्शियम की टेबलेट, आयरन की टेबलेट, ये सब नहीं लेना है, तो इसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं? जैसे हम मेरे गर्भ के जो मासानुमासिक काढ़े आते हैं वो तो है ही है, और उसके अलावा प्रवाल पिष्टी है, शतावरी है और आंवला चूर्ण, ठीक है, इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं क्या? यस मैम, यष्टि मधु है, यष्टि मधु का ग्रुप, यष्टि मधु का चूर्ण दे सकते हैं आप। दाढ़ी मावलेह दे सकते हैं पूरे 9 मंथ तक, कोई दिक्कत नहीं है। दाढ़ी मावलेह, अरिष्ट से मैं अवलेह प्रीफर करूंगी क्योंकि अरिष्ट कई बार लाइक ना, अरिष्ट फर्मेंटेड है ना, इससे अच्छा आप अवलेह फॉर्म में और दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था ना रसायन वाला, जैसे हम लोग ग्रुप पे आज डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो भी कौन सा वो रसायन बालों के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, कल वाला रसायन, हाँ नरसिंह रसायन, वो भी है। एक सोमघृत करके आता है मैम, मैंने इसको पढ़ाया भी था, जो भेषज रत्नावली का ही कल्प है, जो इसमें बताया गया है उन्होंने, तो सोमघृत करके आता है, उसका ये बताया है कि 3 महीने से पूरे 9वें महीने तक वो देते हैं सोमघृत का सेवन, तो बालक अत्यंत बुद्धिमान एवं बहुत ही मतलब तेजस्वी कांतिमान ऐसे बालक का निर्माण होता है। बस इसको डिसकंटिन्यू करना है, तो सोमघृत इंडिकेटेड है, च्यवनप्राश है, गुलकंद है, अभी ये जो इंदु रसायन, नरसिंह रसायन जैसे है, ये हम लोग दे सकते हैं। पेशेंट की प्रकृति से हिसाब से आप सोचिएगा इसमें क्या देना है। आपकी पेशेंट पित्त प्रकृति की है तो गुलकंद, विदारीकंद, यष्टि मधु, ये हम लोग जैसे रसायन द्रव्य के रूप में दे सकते हैं। आपकी पेशेंट वात प्रकृति वाली है तो इसमें जैसे आप लोग सिंपल च्यवनप्राश है, इसका प्रयोग हम लोग करा सकते हैं। या जैसे कि वात का शमन हो, इसके लिए भरपूर ज्यादा मात्रा में बला, विदारीकंद, ये भी द्रव्य सिद्ध कराकर इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो मासानुमासिक के साथ ये ऐसे रसायन के विकल्प जो है उसका भी हम लोग सेवन करा सकते हैं, वो भी बेस्ट रहता है। फिर कफ प्रकृति वाला है तो जैसे हम लोग इसमें आसन प्राणायाम वगैरह वो भी बता देंगे, और इसमें भी मुझे लगता है कि सभी प्रकार के प्रकृति के लिए तो ये सारा इंडिकेटेड ही है। केवल सिर्फ पिपली और जो क्षार, अम्ल, लवण, जो उष्ण गुण है, इसका सेवन हमें नहीं कराना है। अब च्यवनप्राश में भी ऑप्शंस आते हैं ना, लाइक सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश है, आप सुवर्ण सिद्ध, सारस्वतारिष्ट वगैरह भी दे सकते हैं, पेशेंट की नींद के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वेट बहुत ज्यादा होता है तो नींद नहीं आती है, इसमें पादाभ्यंग इंपॉर्टेंट है, आप नाभि पूरण भी लगा सकते हैं, आप मसाज अभ्यंग लाइक ये का इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे मेरा ये मानना है कि मेडिकेशन हम लोग कम यूज करें, राइट, मतलब दवा के रूप वाले, भले वो चाहे
च्यवनप्राश गुलकंद हो, बट पेशेंट में एक अलग से फीलिंग आ जाती है कि इतना सारा मुझे लेना पड़ रहा है तो कहीं कुछ होगा नहीं, ओवर थिंकिंग करने लग जाती है आई हाँ, सपोज कि, हो सकता है। तो ये हो एक सकता है। तो मैडम इसलिए लघु मालिनी वसंत का मैंने काफी सुन रखा है, तो ये लघु सेफ है मालिनी, क्या? मधु मालिनी और सुवर्ण मालिनी। सुवर्ण एक्चुअली मालिनी। मैम देखा, फिर हमने डिस्कशन किया था एक मैडम आई टी एक्सपर्ट, तो उनका ये मानना था कि हमें वैसे जरूरत भी नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं, जैसे कुछ हिस्ट्री है, मिस कैरेजेस की हिस्ट्री है, पेशेंट एल्डरली प्राइमी है और प्रेशियस बेबी है बहुत ही, तो इसमें आप लघु मालिनी पहले 3 महीने में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी और लास्ट में सुवर्ण मालिनी वसंत दे सकते हैं। ओके, सुवर्ण मतलब जैसे इज गुड, सुवर्ण लेह के रूप में हम दे सकते हैं, बट अननेसेसरी नहीं। if in case of mother is diabetic और अस्थमेटिक और जॉन्डिस है या ऐसी कुछ हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो वी कैन प्रिफर मधुमालिनी एंड स्वर्ण मालिनी, हाँ राइट? बिल्कुल दीजिएगा, वहां पे दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। इवन हम लोग एक कोर्स चंद्र प्रभावती सूक्ष्म त्रिफला का भी करा सकते हैं। राइट। एक में एक और एक इसमें है कि गुरुची एड ऑन कर सकते हैं। एक मैम बताओ, मैं आपको रोज एक, जैसे कि शीत स्पाइसेस है, मतलब क्यूमीन है, धनिया है, ऐसे बदल बदल के रोज हम लोग ना एक हफ्ते में 3 दिन का ऐसे शेड्यूल बना देते कि आज हमने क्यूमीन का दिया, नेक्स्ट डे पे हमने इसका दिया, धनिया का दे दिया, नेक्स्ट हमने इसका कुछ अलग से हमने आंवला का दे दिया। ऐसे अलग अलग भी आप कल्पनाओं का प्रयोग कर देते हैं तो भी बेहतर है। आप ऐसे डाइट पूरा चार्ट बना दीजिएगा कि आज क्या मूंग की दाल की खिचड़ी है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या उड़द का दे सकते हैं, फिर थर्ड डे हम लोग और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ग्रुएल्स, पोरिडेजेस यानी खीर, चावल की खीर, गेहूं की खीर, ये बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है, बट ये पोषण भी करती है। और इसमें आप इलायची और मुनक्के, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, और एक हाँ नट्स का पाउडर, बादाम जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं ना, ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर रखते हैं ना, उसी टाइप से आप दूध में मिलाकर सवेरे दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो बेस्ट ही है। और इससे क्या चाहिए, डेली 5 से 10 आलमंड भिगो कर अगर वो खाती है, सवेरे 4-5 खजूर खा लेती है, उसके बाद कुछ शतावरी वाला दूध पीती है, फिर नाश्ता करती है, फिर दोपहर का खाना, और हो नहीं जाएगा क्या? तो वो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। हम लोग जो इतने सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इसमें भी बदल बदल के हम लोग दे सकते हैं ना न्यूट्रिशियस सारा। जी मैम, क्योंकि आजकल क्या है ना मैडम, ये जो वर्किंग वुमेन्स आती है ना, उनके पास टाइम नहीं रहता है न्यूट्रिशन फूड खाने का, तो इट विल बी बेटर कि हम ही कुछ ऐसी डाइट प्लान करके दे दे और मेडिसिन प्लान करके दे दे जिससे उनके न्यूट्रिशन की कमी ना हो। मैम एक्चुअली ना ये तो थोड़ा सा बहाना हो जाता है कि समय नहीं जैसे कि अगर जो चीज हमें करनी है उसके लिए तो समय मिल ही जाता है, करना ही चाहिए उतना। तो 9 मंथ तक तो आज ये हमारा लाइफ टाइम का अचीवमेंट होता है ना, तो उतना तो हम लोगों के इसमें होता है। घर वाले भी तो होते हैं सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली मैम, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कभी जो विभक्त कुटुंब में रहते हैं ना, विभक्त परिवार में, तो जो जॉब कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे फैमिलीज के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो एज कम रहती है, उसमें प्रेशियस प्रेगनेंसी रहती है, तो सच काइंड ऑफ पेशेंट्स आस्क फॉर कि मैम कुछ मेडिसिन दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए कि हमको एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़े, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ। थैंक यू मैम। मैं ये सजेस्ट करूंगी आशा जी की, मुझे लगता है 9 मंथ का जो पीरियड है महिला के जीवन के लिए एक अनमोल है, उसका भी एंजॉय करना चाहिए हर चीज में। वो जो भी खान पान की जो भी सारी चीजें उसको भी लेना चाहिए, उसका भी लुत्फ उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसकी मदर का कुछ बना बहुत लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ मदर शी शुड एंजॉय द प्रेगनेंसी। जो भी सारे रिचुअल्स है, जो भी सारे लोग बताते हैं, उसको फॉलो करने में भी एक मजा है ना जी, उसको भी आना चाहिए करना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहती है रेखा जी इस बारे में? सविता जी, ये हमें काउंसिल करना चाहिए पेशेंट को। जी मैम, बिल्कुल। थोड़े धार्मिक पुस्तकों का वांचन वगैरह भी करना वो तो गर्भिणी परिचर्या में बहुत है। मैं अभी एक ना सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट महीने में, गर्भ संस्कार का, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है मेरा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सारा लाइक छोटी छोटी बातें हैं, म्यूजिक सुनना, कुछ पढ़ना, ये वो तो बहुत है उसमें। तो हम लोग कई बातें बता सकते हैं। कई सारे थेरेपीज है, ओमकार है, मंत्र है, जप है।
क्योंकि वो सारा अकेले तो सिर्फ है। एक्सरसाइज और आहार से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा मानसिक संतुलन भी इसमें हाँ बहुत बिल्कुल रोल प्ले बिल्कुल, करता है। बहुत मैम मेंटल रोल तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल रोल के लिए तो आपको ये करना है ना, उसकी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। जैसे आजकल की समस्या तो मेरे मेरे हिसाब से ऐसे होता है ना कि आजकल बहुत कम जो लड़कियां है वो तुरंत बच्चा चाहती है, कई बार तो नहीं चाहती है, आराम से रहे, फ्रीडम से रहे, झंझट नहीं चाहिए, ये मेंटेलिटी जी होती है। उसमें अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ करती है, तो उसको मतलब मोटिवेट करना, मेंटली उसको ये प्रिपेयर करना, ये भी है। इसीलिए मुझे लगता है मेंटली प्रिपेयर करके ही कंसीव करें। इसीलिए कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो right. मुझे मेरा ये मानना है कि प्री कंसेप्शन के साथ ही काम करिए, तो उसी से उसको प्रिपेयर करिएगा। तो गर्भ संस्कार में प्री कंसेप्शन भी आता है, क्योंकि गर्भाधान ये भी आयुर्वेद में एक संस्कार के रूप से माना गया है, तो उसको संस्कार के रूप से ही करेंगे। जब वो पूरी तरह से तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो, तब भी उसको कंसीव करना चाहिए। जी जी मैम। अनवांटेड अगर है तो लाइक थोड़ा सा तो होगा, मतलब उसमें तो सभी ने मिलकर उसको कन्विंस करना होगा, है ना। मेरे पास अभी एक डायबिटिक पेशेंट है, वो कंसीव करने के लिए रेडी है, लेकिन कंसीव हो नहीं पा रहा है, तो वही मैं उसको थोड़ा सजेशंस वगैरह देना चाहती थी कि किस प्रकार से पूरा उसका मानस पहले तैयार किया जाए, और उसके बाद थोड़ा विरेचन वगैरह करा के उसका बॉडी प्रिपेयर कर दूं, यूट्रस को प्रिपेयर किया जाए, और बाद में वो कंसीव करे तो हेल्दी बच्चा होगा। बिल्कुल। हाँ, एक सवाल है यहाँ पर, मुझे लगता है हम लोग इसको डिस्कस करें। डॉक्टर सपना जी ने पूछा है कि दूध पचता नहीं है तो दूध में क्या ऐड करें। मैम दूध पचता नहीं तो मृदु कोष्ठ है पेशेंट का। जिन लोगों को पित्त प्रकृति है, जैसे पित्त प्रकृति के महिलाओं में दूध से भी विरेचन हो जाता है, दूध पचता नहीं है, तो मुझे लगता है कि दूध की क्वांटिटी कम करें हम लोग। क्योंकि इसके लिए तो उसका जैसे कि कोष्ठ है, अभी तो ये समय नहीं है कि जैसे प्रेगनेंसी में हम लोग कोष्ठ के ऊपर काम करें, तो इसीलिए तो पहले हम लोग शोधन करा के प्रीकंसेप्शन में जो सारे पंचकर्म का संस्कार कराते हैं, तो गर्भाशय का भी शोधन होगा, हमारे कोष्ठ की भी शुद्धि होगी। तो इसीलिए तो हमेशा हम लोग दीपन पाचन वगैरह का प्रयोग करते हैं। दूध पचता नहीं है तो दूध को पचाने के लिए उसको साइकोलॉजी बना लीजिएगा, और दूध में इलायची, केसर ऐसे द्रव्य डाल देते हैं, तो मुझे लगता है शुंठी डाल दीजिएगा, जो आम पाचन भी करते हैं। तो शुंठी सिद्ध थोड़ा सा मसाले वाला दूध बना देते हैं, और आमतौर पर 1 ग्लास, क्वांटिटी थोड़ी कम करते करते जैसे जैसे उसको पचे वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ाइएगा। पहले 1 कप दीजिए, छोटा कप, फिर जैसे 1 महीने के लिए 1 कप दे दिया, नेक्स्ट महीने में थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, 1.5 कप दीजिएगा, फिर नेक्स्ट महीने में ऐसे। और पचता नहीं है तो छोड़ देना, ऐसा भी नहीं, क्वांटिटी कम करके यूज कर सकते हैं। ओके सपना जी। यस मैम। दूध से विरेचन होना ये मृदु कोष्ठ का लक्षण है, तो इसको हम लोग ठंडे स्पाइसेस से, ठंडे शीत गुण वाले स्पाइसेस के साथ सिद्ध करा देते हैं। तो इलायची डालिएगा इसमें, और उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाकर गाढ़ा बनाकर उसको पीने को दीजिएगा। कुछ लोगों को है प्रॉब्लम दूध के साथ, मैंने बहुत सारे लोगों को समस्या देखी है कि दूध पसंद नहीं है, दूध में बिना शक्कर के दूध चाहिए या बहुत ज्यादा शक्कर चाहिए, जो भी है उनके हिसाब से उनको दीजिएगा। ऐसे कुछ नहीं कि हम लोगों को कंपल्सन करना है, क्योंकि कंजेनाइल तो फूड होना चाहिए ना, उसके मन को रुचि मिले, खाना वही खाइए जिससे आपको आनंद मिले। जबरदस्ती खाना खाते तो उसका लाभ ही नहीं होगा, है ना। तो जो भी पसंद हो वही पसंद के हिसाब से ही खिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैडम ये दूध का अर्क नहीं लगा है मार्केट में, दूध का अर्क आता है मार्केट दूध में। का अर्क, हाँ ऐसा है, एक आनंद आयुर्वेदम है, उनका दूध का अर्क आने लगा, उन्होंने स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया जो उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो क्या है सर इसमें कंटेंट्स का, कुछ आपका अनुभव है इसमें? नहीं, मैंने एक्चुअली में बस ऑनलाइन सर्च करा था काफी कि जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ये बीमारी काफी बढ़ रही है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सब लोग क्या है कि काफी लोग को वहां पे दूध सर मैं बताऊं दूध क्यों लैक्टोज। पचता नहीं है, मैं बताऊं दूध क्यों पच नहीं रहा आजकल? मिलावट, प्रोसेसिंग। हाँ वो तो है। और मैम कई एक्चुअली ये क्या है, पेशेंट में काफी लोग क्या है काफी टाइम से दूध पीना बंद कर दे रहे हैं, फिर वो जब उस पे आते हैं अगर उनको मिलता भी एक्चुअल प्योर, तो वो उनको या तो टेस्ट पसंद नहीं आता या फिर वो उनको पचता नहीं, तो वैसी प्रॉब्लम कई बार तो ऐसी भी हमने क्या आती बोल दे बदनाम कर रखा है दूध को लेकर। दूध पीने से ये होता है, वजन बढ़ेगा करके हम लोग छोड़ देते हैं बीच में, जैसे अवेयरनेस आ जाती है, हम लोग हर्बल टी, ग्रीन टी, ये वो फैंसी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर दूध छूटता है और फिर अचानक से दूध पीना पड़ता है तो वो पचता नहीं है। सो मुझे नहीं लगता, दूध तो सबसे बड़ा साथ में आहार है। दूध के गुण अगर देखेंगे, जैसे मदर्स मिल्क के गुण देखेंगे तो
मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा दूध पीने से कभी उल्टी करा होगा छोटे 6 महीने साल भर में। मैं तो तब एजेड साथ में लोग की था, बात कर रहा हूँ, फिर बड़े लोग बाद की में बात नहीं, साथ में हो गया। वही तो बड़े लोग की बात कर रहा हूँ, बड़े लोग की। वही तो फिर आपने छोड़ मैम दिया बीच में, तो अचानक से पियेंगे। कई बार क्या तो रहता है ना मैडम, किसी किसी पेशेंट्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, हाँ हाँ, वो तो तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ। उनमें यस ये यस। नहीं हो पाता है डाइजेस्ट। और नेचुरली क्या है, रिसर्च में भी साबित हुआ है कि जो विटामिन सॉरी जिनके ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता है ना, उनको काफी दिक्कतें आती हैं ये लैक्टोज इंटॉलरेंस में। तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार नहीं पचता है, और ये जेन्युइन रीजन होता है। इसमें हम कितना भी होता है मार मैम, हो मचल के सकता है, उनको बिल्कुल। करा दे तो यस ये यस। नहीं ही पचता है। तो ऐसे नहीं पेशेंट्स ना, के वही लिए तो मैं नारियल का छोड़ जो, देती हूँ मैं। हाँ मैं तो नारियल का कहूँ ऑप्शन बेस्ट है। हम्म, नारियल की जो मलाई बेस्ट है। रहती है ना, उसको आप क्रश कर लीजिए, उसका मिल्क बना के पीजिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन यस रहता है। यस। और फिर दूध नहीं मिलता है या पचता नहीं है तो इट्स ओके। हम जैसे मैंने बताया, आप ट्राई करके देखिए, अगर पचता है ऐसे लगा आपको तो आप क्वांटिटी बढ़ाइएगा, फिर बिना दूध के भी हम लोग चल सकते हैं। ऐसे मेरा कहने का उद्देश्य ये था हाँ, कि जैसे बिना ये जो दूध के जीवनीय गण की जो आपने औषधियां बताई है ना, उसको आप पानी के अंदर भी मिला के ले सिद्ध करके कर सकते हैं, घी के साथ या फिर घी के ऐसे। साथ या गर्म पानी के साथ भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। कई कई मदर्स को मैंने देखा है ना कि वो घी के लड्डू, घी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बट फिर भी उसमें मिल्क सिक्रेशन अच्छा होता है, तो दूध के बिना भी हम लोग को चलाना पड़ेगा। तो जैसे बाकी सारे सब्स्टिट्यूट हमारे पास है फूड के, खजूर है, बनानाज है, वो सारा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और दूध नहीं बचता है तो आप, मुझे मेरा तो ये मानना है, कई बार ये तो आपने भी सभी ने देखा होगा कि गांव के महिलाओं को देखिएगा जो काम करती है और सिंपल खाना खाती है, तो उनके भी बच्चे अच्छे वेट वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि, तो वो तो नेचुरली ही है, उनके अंदर इम्यूनिटी है। तो ये भी होता है कि कई बार दूध के बिना, फलों के बिना भी अच्छे वेट वाले, अच्छे मेंटालिटी वाले, अच्छे सुप्रजा निर्माण होता ही है। बट जैसे कि कुछ सुपीरियर या एजुकेटेड इसमें फैमिलीज में ये बहुत ज्यादा इसको ये होता है ना, बहुत ज्यादा लाइक प्रेशियस बना दिया जाता है। बट मेरा बस वही मानना है कि जो भी पसंद हो, जो भी हल्का हो, जो भी उसको भाए, जो भी अवेलेबल हो वो खाए। आपके घर में मतलब जैसे कि कुछ पेशेंट्स की नहीं होती है कि ज्यादा कुछ खर्चा करने की नहीं होती है, उसकी परिस्थिति नहीं होती है, तो वहां पे हम लोग उसको फोर्सफुली कुछ लाने को लगाएंगे, फिर वो मेंटली उसके ऊपर प्रेशर आया जाएगा, तो उसको खाने से क्या फायदा। इसके लिए जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास है, उसको आनंद से खाइए। मन का आनंद, मन का संतोष बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इन सभी बातों में। एग्जैक्टली। वो ज्यादा ये लगता है। सविता जी कुछ बोलिए आप, अलका जी, रेखा जी, सपना जी। मैम एक क्वेश्चन और था। तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें आयरन कैल्शियम नहीं लेना है, वो एलोपैथी वाला, हमें आयुर्वेदिक ही चाहिए, तो सिर्फ मासानुमासिक पट्टी देके हो जाता है या कुछ और भी, लाइक अस्थि पोषक ऐसा कुछ कुछ, और आयरन के लिए जैसे ये लोह भस्म वगैरह ऐसा कुछ ऐड हाँ करने की मैम, दे जरूरत है? सकते हैं ना आप, पुनर्नवा मंडूर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो दीजिएगा ना। बदल बदल के हम लोग लाइक 2 महीने पुनर्नवा मंडूर दे दिया, फिर हम लोग कुछ धात्री लोह दे दिया, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पेशेंट प्रिफेयर कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया, शतावरी, गुलकंद, च्यवनप्राश, ये रसायन, ये सारे द्रव्य, इसके साथ आप कोई गर्भपाल रस, गर्भपोषक वटी वगैरह मिल जाती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। मासानुमासिक के साथ इसका भी प्रयोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आयरन के लिए तो बेस्ट है लाइक डेट्स, खजूर, स्पिनच वगैरह, जो लड्डू वगैरह नट्स के, और जैगरी बेस्ट है आयरन के लिए। तो वो नेचुरल चीजें अगर वो खाने में लेती है तो बहुत ज्यादा मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। उसका अग्नि अच्छा हो तो जो भी खाएगी ना उससे अच्छा ही बनेगा, अग्नि भी अच्छा रहना चाहिए। यस। और कुछ डाला है आपने? यस मैम मुझे थोड़ा सा टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव के पेशेंट के बारे में कुछ पूछना था। मैम अभी वर्षा ऋतु में उसका शोधन कर सकते हैं क्या, विरेचन जैसे? टॉर्च के पेशेंट में? जी मैम। अच्छा, पॉजिटिव के कर सकते हैं ना मैम, वर्षा ऋतु में तो बस्ती करिए ना, अभी बस्ती के दिन है ना, बस्ती अच्छा रहेगा। पहले बस्ती से स्टार्ट करूं मैम? हाँ कर सकते हैं ना, अभी वर्षा में बस्ती दे सकते हैं,
क्योंकि विरेचन थोड़ा मुझे लगता है ना, अभी सीजन थोड़ा ये चल रहा है तो कई बार विरेचन से तकलीफ भी होती है पेशेंट को। क्या एज है पेशेंट की? 34। 34। और तो अभी क्या है, मतलब पोजीशन क्या है उसकी? प्राइमरी है या सेकंड है, क्या है बताइए। मैं एक्चुअली उसका ना 2 बच्चे हैं ना मैम, मतलब आफ्टर 2 इयर्स एक्सपायर हो गए थे। फीवर का हिस्ट्री था दोनों बच्चों का। फिर बाद उसका टीएल हो चुका था, पर ऐसा हुआ इसलिए उसने वापस से ट्यूबोप्लास्टी किया। और उसके बाद नवंबर में एक बार कंसीव हुआ तो वो मिसकैरेज हुआ, तो उसके बाद डीएनसी किया। वापस से जनवरी में भी कंसीव हुआ, वो भी मिसकैरेज हुआ। तो टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव निकला उसका। अच्छा अच्छा, अभी पॉजिटिव है पेशेंट, टॉर्च पॉजिटिव है। आईजीजी, हाँ। आईजीजी, ओके मैम। तो पूरा सब कुछ आपने किया उसमें, बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ कर लिए सारे? एक बार थायराइड प्रोफाइल भी कर लेते तो ठीक था। थायराइड नहीं है मैम, किया है। अच्छा ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है इसमें फलोथेरेपी, शोधन, टॉर्चनिल टैबलेट वगैरह सब कुछ यूज करना चाहिए पूरा, जैसे मैंने एक बार पढ़ाया भी था, वो सारा भी करिए। शोधन का स्टार्ट करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। मृदु अनुलोमन दीजिएगा, फिर बस्ती करिएगा फिर, ओके मैम। है ना? तो ठीक रहेगा इसमें। जी मैम। तो और कुछ इसमें, और कुछ हिस्ट्री या बताने लायक हो तो बताइए प्लीज। जनवरी में कंसीव होने के बाद उसको अभी एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। पर अच्छा। अभी मैंने बोला कि अगर टॉर्च पॉजिटिव है तो पहले उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि वो वापस से कंसीव भी हुआ तो भी अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो फिर वापस से मिसकैरेज होने के चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है, ओके। बाकी उसको चिकन पॉक्स का भी 3 टाइम्स हिस्ट्री है मैम। अच्छा अच्छा मैम, इसमें ना लाइक अभी थायराइड तो आपने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें सारा ये टॉर्चनिल और ये सब कुछ देकर, फलोथेरेपी वगैरह देकर आप स्टार्ट करिएगा। और पहला तो दीपन पाचन कराइएगा, सबसे पहला ट्रीटमेंट प्लान 3 दिन का दीपन पाचन। देन स्टार्ट टॉर्चनिल कैप्सूल स्टार्ट करिएगा इसको 1 बीडी, और फिर मृदु अनुलोमन दे दीजिएगा एरेंड ऑयल से। इसके बाद बाकी सारा मेडिकेशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें, लाइक फलोथेरेपी वगैरह या नीरोसिल वगैरह, अब्रोलो वगैरह जो आता है वो सारा। और फिर हम लोग बस्ती देंगे, सॉरी हाँ बस्ती देंगे इसमें, अनुवासन और निरो बस्ती दोनों से दे देंगे। निरू के लिए कौन सी ड्रग्स लूं मैम? दशमूल, इसमें बला ऐड करिएगा, एरंडाइल करिएगा, जीवनी गन के जितने आपको मिल जाते हैं ना वो सारा ऐड करेंगे तो ठीक रहेगा मुझे लगता है इसमें ना, लाइक विदारी कंद बला वगैरह, अति बला वगैरह ये, और दशमूल एरंड निरूह के लिए। अनुवासन के लिए आपको क्षीर बला लीजिएगा, अनुवासन के लिए वो अच्छा रहेगा गर्भाशय को बल बढ़ाने के लिए, क्षीर बला। क्षीर बला और चंदन बला ऐसे अल्टरनेट ले सकते हैं मैम? ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैम इसमें सहचर और क्षीरबला अल्टरनेट करेंगे तो चलेगा ना मैम? सहचर भी चलता है मैम, वो भी उष्ण तीक्ष्ण ही है ना, सहचर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस है आपके पास। मैम एक बार एलएफटी और आरएफटी भी करवा लीजिएगा उनका। वही पूरे इन्वेस्टिगेशंस जरूरी है। क्योंकि अगर इतना टॉर्च पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पित्त में और रक्त में बहुत उष्णता है, तो वो कंट्रोल पहले करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए फिर डिटेल इसका, है ना सविता जी? रेखा जी, आपने जो आपका रिलेटिव थे मैडम, उनका एलिफेंटाइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है डॉक्टर रेखा जी? आर यू देयर डॉक्टर रेखा जी? जी मैम। मैम ट्रीटमेंट अभी वो पेशेंट जिसका मैंने आपसे पूछा था वो तो अभी आई नहीं है। यही वाली एक पेशेंट है जो कि प्रेगनेंसी के साथ में उसको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा है, तो उसको मैंने अभी ही उससे पूछा था, मैंने कहा ब्रेथलेसनेस का क्या हाल है, तो स्टिल उसकी कंडीशन काफी वो है, दिक्कत है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ब्रेथलेसनेस ना, उस दिन आपने 19 वीक्स प्रेगनेंसी है मैम। दे दिया आपने वो सारा जो मैंने बताया था, वो सारा कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मैंने दे दिया, अभी स्टार्ट ही किया है उसने, कल से स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है, फिर 1 आध दिन तो लगेगा ना थोड़ा सा तो भी रिजल्ट आने को, है ना? हाँ जी मैम। एक बार मैम थोड़ा सा, फिर अभी कोरोना के भी दिन है, कभी तो एक बार वो भी थोड़ा सोचिएगा, ब्रेथलेसनेस है तो जी मैम।
RT-PCR भी करके देखिएगा अगर जरूरत हाँ लगती है, बुखार वगैरह साथ में है तो, है ना। हाँ जी मैम। और श्लीपद वाली पेशेंट में एक अच्छा जो चेंज आया है, उसकी टांगों में 3 इंचेस का लॉस हुआ है और लाइट हो गई है उनकी लेग्स ना पहले से। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छा रहा फिर, अच्छी बात है ना। हाँ जी, मैंने उनको बोला है कि मैं मेरे को ना अब ये दोबारा से फोटो खींच के भेजिएगा सो दैट मैं कंपेयर कर सकूं पहले और अब में। यस यस यस, और सभी के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ना, ऐसे अगर रिजल्ट मिल रहा है हमें तो बहुत ही अच्छी बात है। यस मैम। यस मैम, भूनिम्बादी कषाय और काल मेघ, यस यस आशा जी, ये भी ऐड कर सकते हैं। या बिल्कुल एग्जैक्टली। श्लीपद में आपने क्या दिया था मैम, रेखा जी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने सुना नहीं था उस टाइम। हेलो रेखा मैम बताइए, ट्रीटमेंट क्या चल रही है? आई थिंक कृमि कुठार और ये सारा कुछ चल रहा है उसमें। रेखा जी गूगल वगैरह भी दिया था, आप बता दीजिए रेखा जी सभी को अभी क्या चल रहा है ट्रीटमेंट। मतलब शोधन वगैरह कराया था या फिर शमन चिकित्सा से ही रिजल्ट वो मिला ना है? बहुत ज्यादा ओल्ड एज लेडी है ना मैम की, रिलेटिव ओके ही है कोई, तो उसमें हम लोगों ने शमन ही चिकित्सा दी थी। जी। शायद मैडम ने सुना नहीं, आप पोस्ट कर दीजिएगा फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा क्या दिया था, है ना। ओके ठीक है। ओके चलिए, सो मुझे लगता है आज का तो हम लोग रोज एक एक डिस्कस करेंगे ना, हम लोग कल सर्दी के ऊपर चर्चा करेंगे, गर्मी सर्दी या वोमिटिंग एनोरेक्सिया, तो हाँ मैम। अच्छा रहेगा। जी मैम नाइस टॉपिक। यस यस। मैम हेलो मैम। हाँ हाँ अलका बोलिए, डॉक्टर अलका जी बोलिए। आप मेलास्मा के ऊपर एक आध लेक्चर में हाँ हाँ ठीक है, लेते लिया था बट फिर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेते मेलास्मा या डार्क सर्कल्स को लेकर ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेते बिल्कुल लेंगे, ठीक है आप सजेस्ट करते रहिएगा, बिल्कुल ले लेंगे। ओके चलिए फिर आज के लिए रुक जाते हैं और फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और अपडेट्स देते रहिएगा, आप भी अपने इनपुट्स भी डालते रहिएगा। ओके डॉक्टर विकास, चलिए नमस्कार। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू।